पिछले क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात की थी और अभी इस क्लास में मुझे जो देखनी है अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस की बात हम करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस अगर ही सिंपली बात करें तो साइकिल वर्ड यूज करते, जर्नल, आफ्टर दैट लेजर, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। ये हो गया आपका साइकिल। तो बात करते हैं, पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर बना लेते हैं फाइनल अकाउंट। इसको हम अकाउंटिंग साइकिल वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ये अकाउंटिंग साइकिल आपके लिए यूजेबल नहीं है। आप सीपीटी के स्टूडेंट्स हो, आपको 1 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आंसर देने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है जरा इधर देखिएगा। मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग साइकिल की, ये ना अकाउंटिंग साइकिल की, तो इसको वर्ड यूज करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना पड़ता है। अगर मैं चाय बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट मुझे किचन जाना पड़ेगा, कोई पार्ट लेना पड़ेगा, उसको पानी गर्म करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद क्या मैं किचन में चाय को पी लूंगा क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अकेले मैं पी लूं ना। जितने भी यूजर्स होंगे उनको ये मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं बताऊंगा कि चाय तैयार है, आप भी पी लो और हम भी पी लेते हैं। तो चाय पीने का प्लेस किचन नहीं है, मुझे बाहर आना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस है ये। क्या चाय बनाना बेडरूम में बना ले? टफ है, टेढ़ा है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? किचन में मिलेगी। इंफॉर्मेशन नहीं सारी बेटा, उससे रिलेटेड मटेरियल कहाँ मिलेगी? किचन में मिलेगी। या उससे रिलेटेड मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? बेडरूम में मिलेगा। चाय बनाने से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको जो मिलेगा वो मिलेगा किचन में। तो हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक उसी तरह मुझे इनपुट करना पड़ेगा सबसे पहले। यस, इनपुट करना पड़ेगा जी। ये इनपुट जो हम हो रहे हैं, हो रहे हैं, ये कहाँ इनपुट हो रहे हैं? मैं ये इनपुट जो हो रहा हूं वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस, हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में इनपुट हो रहे हैं। ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो भी मॉनेटरी टर्म्स की बात होती है वही अकाउंटिंग का पार्ट होता है। अगर मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं है तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो ये जो हम इनपुट होंगे वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में इनपुट होंगे। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो कभी कभी ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन दो बात हो जाती है। एक पहला इवेंट, क्या है सर ये इवेंट, और दूसरा होता है वो होता है ट्रांजैक्शन। तो बात करिए आप सबसे पहले इवेंट की। इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है? इवेंट मैं बोलूं अगर इवेंट है, मैंने किसी को गुड्स ऑर्डर दिया बट वो सप्लाई नहीं हुआ। मॉनेटरी टर्म्स की बात है, 5000 के गुड्स को ऑर्डर दिया, मेरे कानों तक 5000 की बात पहुंची है, ये इवेंट है और वो भी मॉनेटरी टर्म्स में है, तो ये इंफॉर्मेशन यूजेबल है। बट ये केवल और केवल इवेंट हो गया क्योंकि सेकेंड पार्टीज अफेक्टेड नहीं हुई है। सेकेंड पार्टीज अगर अफेक्टेड होती, मेरे ऑर्डर को, उस गुड्स को सप्लाई कर देती तो ट्रांजैक्शन हो जाता। अभी वो केवल इवेंट है और इवेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं जी, लेकिन इस इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि गुड्स की सप्लाई नहीं हुई है। क्लियर? तो ये इवेंट है, मॉनेटरी टर्म्स की बात हो रही है। अब इस बात की इवेंट की हम करें तो गुड्स को ऑर्डर दे दिया, सप्लाई नहीं हुआ, फर्स्ट थिंग्स। एंड सेकंड थिंग्स कि ओनली वन पार्टी आर अफेक्टेड, केवल एक पार्टी अफेक्टेड है। जरा ध्यान दीजिए, सीपीटी में एक मार्क्स का क्वेश्चन आता कि मेरा जो ओनर है वो डेली जा रहा है और डेली जा रहा है, तो मैं भी ट्रेन से जाने वाला था। ओनर कहता है आप ट्रेन से क्यों जाओगे, आओ मेरी गाड़ी में बैठ के चलो। अगर मैं उसकी गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, अपने ओनर साहब की मैं गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, तो जरा एक बात बताइए प्लीज, मेरा 1000 रुपए बच गया ना जी? 1000 रुपए, 1000 मेरे सेविंग हो गए। अगर मैं ट्रेन से जाता तो मेरे 1000 के खर्चे आ जाते और मैं ट्रेन उनके गाड़ी में बैठ के चला गया तो मेरा 1000 बच गया। अब ये पूछा गया है, बताइए इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? 1000 की सेविंग है, रुपीस की बात हो रही है, बट ये मेरी इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए इवेंट है या ट्रांजैक्शन है?
ये केवल और केवल इवेंट है, क्योंकि केवल वन पार्टी आर अफेक्टेड, एक पार्टी अफेक्टेड हो रही है और एक पार्टी अफेक्टेड होने की वजह से ये क्या भाई इवेंट है। बात करें हम तो ये भी इवेंट है और इसको इवेंट को हम जरा लिख दें। और मैं बता दूं एक लाइन इवेंट के लिए, मैं रास्ते से जा रहा था, मेरी गाड़ी में किसी ने डंग से मार दिया और मेरा इंडिकेटर टूट गया। जैसे इंडिकेटर टूट गया, मेरे पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त ने बोला अरे यार ये तो आप गए काम से। मैं बोला कैसे? 150 रुपए आपके चपत लगे। क्यों? इंडिकेटर टूट गई आपकी। 150 रुपए मेरे कानों तक आया। वो इवेंट है, मॉनेटरी टर्म्स की बात है, लेकिन वो अभी ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों ट्रांजैक्शन नहीं है? वो इसलिए ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि केवल मैं अफेक्टेड हो रहा हूं, मेरा पैसा गया है, अभी मैं लगवाया नहीं हूं, मेरे जेब से पैसा गया नहीं है, इसलिए वो क्या भाई इवेंट है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो इस इवेंट को मुझे कहीं भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा ट्रांजैक्शन की। ये जरा देखिएगा, इवेंट वन पार्टीज आर इफेक्टेड, वन पार्टीज आर अफेक्टेड। इसमें केवल एक पार्टीज अफेक्ट होती है, वन पार्टीज आर अफेक्टेड, केवल वन सिंगल पर्सन अफेक्टेड होता है। और वो सिंगल पर्सन मैं बात करूं क्या है, वो मैंने बात की अभी ना कि ओनर्स जा रहे थे, उनकी गाड़ी में बैठ गए, वन पार्टीज आर अफेक्टेड। हाँ, मैं यहां बात करूं और क्या इवेंट है, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, और क्या मैं बोल रहा हूं, प्रॉफिट लॉस, क्लियर है, ETC। ये ओपनिंग एंट्री, ये क्लोजिंग एंट्री, ये प्रॉफिट लॉस, ETC, ये जो बात की गई ना, ये सारा जो है वो केवल और केवल इवेंट है। अब ये ट्रांजैक्शन में कब कन्वर्ट होगा? ट्रांजैक्शन के लिए हम एक लाइन लिखते हैं यहां बोर्ड पर, ये लिख लिया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं आप पहला, टू पार्टीज आर अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर टू पार्टीज मॉनेटरी टर्म्स में अफेक्टेड हैं, टू पार्टीज आर अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स कॉल्ड इज ट्रांजैक्शन। दो पार्टीज अगर मुद्रा में अफेक्टेड हो रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन है। एंड नेक्स्ट सेकेंड, all transaction is must be event, but all event is not must be transaction, is not must be transaction। क्लियर है? पहला लिखा टू पार्टीज अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स, टू पार्टीज अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स ट्रांजैक्शन है। दूसरा, टू ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी इवेंट, सारे ट्रांजैक्शन इवेंट है, बट ऑल इवेंट नॉट मस्ट बी ट्रांजैक्शन, लेकिन सारे इवेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए। अब मैं बात करूं ट्रांजैक्शन की। मैंने 100 रुपए की सामान परचेज कर लिया। अगर 100 रुपीज की गुड्स परचेज ₹100 लिख लिया मैंने, गुड्स परचेज ₹100,000, मैंने गुड्स परचेज कर लिया ₹1000 इन कैश में। बताइएगा, टू पार्टीज अफेक्टेड हुए, एक तो मेरे पास गुड्स आई और मेरे पास से कैश गया, तो दो बात हो गई। तो ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आने लगेगी कि सर अगर ये ट्रांजैक्शन 25 दिसंबर को हो रहा है तो केवल ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन अगर हम 31 दिसंबर को कर लें, 31 दिसंबर को ये ट्रांजैक्शन अगर कर लें, हम 31 दिसंबर को अगर हम ये ट्रांजैक्शन कर लें, तो बताइए क्या है? ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन तो फिक्स है कि होगा। क्यों भाई?
इफेक्टेड हो रही है तो ट्रांजैक्शन फिक्स है कि होगा, लेकिन इवेंट होगा ये कैसे पता? आपने बताया था जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं या क्लोजिंग एंट्रीज होती है तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो इवेंट होता है। तो देखिएगा ये 31 दिसंबर को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है और उसी दिन हमने ट्रांजैक्शन भी कर लिया तो इसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन, उसी दिन ट्रांजैक्शन हुआ ना, ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, इसी चीज को हम कहेंगे ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। ये ट्रांजैक्शंस भी है और क्या भाई, इवेंट भी है। तो देखिए भाई हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात की है और केवल अभी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ही लटके पड़े हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दो पार्ट लिखा है, पहले इवेंट, दूसरा ट्रांजैक्शंस। इवेंट क्या होता है, केवल एक पार्टी जब अफेक्टेड होती है, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, प्रॉफिट लॉस, अगर ऐसा कुछ होता है, केवल एक पार्टीज की बात होती तो ये इवेंट हो जाता। टू पार्टीज अगर अफेक्टेड होती तो ट्रांजैक्शंस हो जाता। अगर 31 दिसंबर को कोई वैल्यू बचा हुआ है तो इवेंट है, लेकिन 31 दिसंबर को ये आप परचेज कर रहे हो, बट ऑब्वियस है कि जो आप 31 दिसंबर को परचेज कर रहे हो 31 दिसंबर को बच भी जाएगा, तो 31 दिसंबर का जो आपने परचेज किया वो तो ट्रांजैक्शन है, लेकिन जो 31 दिसंबर को सेविंग हो गई वो बचा हुआ है स्टॉक, उसे क्या बोलेंगे, इवेंट। तो अगर 31 दिसंबर को कुछ परचेज कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। क्लियर है? मैं इन बातों को इरेज कर रहा हूं, जरा कॉपी कर लीजिए, फटाफट करिए। चलिए अभी मैंने बात की ये इवेंट की, अब मैं यहां से इवेंट को इरेज कर दे रहा हूं, है ना, इवेंट। अभी ये ट्रांजैक्शन बोर्ड पे दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा अभी ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन टू पार्टीज अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो जैसे ट्रांजैक्शन होगा फर्स्ट आप रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे या दूसरी नाम हम देते हैं आप एंट्री करेंगे। वेयर, कहां करेंगे आप रिकॉर्ड या एंट्री? जी, जहां हम करेंगे उसका नाम है जर्नल। जो पहली बार आप रिकॉर्ड करेंगे या उसी का नाम आपने एंट्री दिया है, रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री करेंगे, वेयर, कहां करेंगे, जर्नल। क्या है सर जर्नल? पर्सनल, मेरे साथ कोई घटना हो तो पर्सनल डायरी में लिख लेते, लेकिन बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होती है, अगर बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसको पहली बार जो रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक्स में, उसका नाम हम दे देते हैं जर्नल। ये जर्नल की बात करें तो सर जर्नल को और क्या नाम से, जर्नल में जो रिकॉर्ड किया है ये एंट्री है ना, क्या लिखा है, एंट्री, और ये क्या लिखा है, जर्नल। ये एंट्री हो रही है, कहां हो रही है, जर्नल में। मैं फिर से बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन हुआ, एंट्री हो रही है, कहां हो रही है, जर्नल में। और जब इन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, एंट्री और जर्नल को, क्या नाम दे सकते, जर्नल एंट्री। अरे यस सर, आपने जो एंट्री की है ना जर्नल में, इसी का नाम हम लोगों ने दे दिया जर्नल एंट्रीज। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई। जब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की तो इसी को हम लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इज आल्सो नोन एज, इज आल्सो नोन एज वर्जिनल एंट्री, वर्जिनल एंट्री। यस, जर्नल एंट्री इज आल्सो नोन एज वर्जिनल एंट्री। जर्नल एंट्री ही वर्जिनल एंट्री है। क्यों वर्जिनल एंट्री? क्योंकि सबसे पहले वर्जिनलिटी, जैसे ट्रांजैक्शन वो फर्स्ट टाइम यही रिकॉर्ड हुआ है, ना अभी कहीं पोस्ट हुआ है, ना कहीं इसकी कुछ डिडक्शन हुआ है, ना कुछ हुआ है। जिस वे में हमने रिकॉर्ड किया है सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन के बाद यही रिकॉर्ड किया है। तो रिकॉर्ड किया या एंट्री किया, वेयर एंट्री कहां किया, जर्नल में, इसलिए नाम क्या दे दिया, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज इज आल्सो नोन एज वर्जिनल एंट्रीज। जरा आगे बात करें, सर ये कौन सी बुक्स है, तो बुक्स में थोड़ी सी टेढ़ा है बात, ध्यान से सुनिएगा। बुक्स ये जो है वो मैं दो बात बोल सकता हूं।
ये बुक्स, पहले बुक्स की बात करें तो इसको हम प्राइमरी बुक बोलते हैं, प्राइमरी बुक, यस। और दूसरा जो है इसको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। चलिए, तो मैंने बात किया कि जो जर्नल बुक होती है वो प्राइमरी बुक होती है और सब्सिडरी बुक्स होती है। तो रिकॉर्ड किया एंट्री जर्नल में और इसे नाम दे दिया जनरल एंट्री। जनरल एंट्री इज आल्सो नोन एज वर्जिनल एंट्री। और ये जो जनरल एंट्री बुक्स होती है वो प्राइमरी बुक वर्ड यूज कर सकते हैं या सब्सिडरी वर्ड यूज कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए आगे, ये जो रिकॉर्ड होता है ना, ये जनरल एंट्री, रिकॉर्ड, जनरल एंट्री, रिकॉर्ड, इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या डेट वाइज। क्या बोलते हैं भाई? डेट वाइज। तो ये जो रिकॉर्ड होता है ना वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, ये जो रिकॉर्ड होता है वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। तो जर्नल एंट्रीज इज आल्सो नोन एज वर्जिनल एंट्रीज। ये बुक्स जो होती है वो प्राइमरी बुक और सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्ड जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम कहते हैं डेट वाइज। 5 तारीख के सामान को 5 तारीख, 6 तारीख को सामान को 6, 7th को अगर कोई परचेजिंग किया तो 7, 8 का 8, यानी सीक्वेंस वाइज हम डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। इसको कहते हैं जर्नल। जर्नल में हम किस वाइज रिकॉर्ड करते हैं भाई? डेट वाइज। कौन सा ऑर्डर इसको बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है जैसे सीक्वेंस में होती है वैसे हम एंट्री रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। अब सर रिकॉर्डिंग कर लिया, एंट्री हो गई, यही बहुत मैंने सुना है, रोज रोज हल्ला होता है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। यही जर्नल एंट्री है कि ट्रांजैक्शन के बाद जो पहली बार रिकॉर्ड किया वो जर्नल एंट्रीज है। ये पहले से वर्जिनल एंट्री के नाम से जानते हैं। ये बुक प्राइमरी बुक या सब्सिडरी बुक और डेट वाइज। क्यों भाई, स्पीड ज्यादा लग रही है? नहीं ना बेटा, चलो आगे चले, ध्यान दीजिए इधर। अब हम इसकी बात करते हैं। अब ऐसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपने रिकॉर्ड की और उसी का नाम एंट्री दे दिया। इसके बाद मुझे अगली बुक्स बनानी पड़ती और उसमें जो करना पड़ता है वो पोस्टिंग ऑब्लिक क्लासीफाई है ना। मुझे पोस्टिंग करनी पड़ती या क्लासीफाइंग करनी पड़ती जी। ये पोस्टिंग और क्लासीफाइंग कहां होती? लेजर में जी। ये पोस्टिंग या क्लासीफाइंग जो होता है वो लेजर में होता है। सर ये पोस्टिंग और क्लासीफाइंग क्या है? मैं समझा नहीं। समझिए, आराम से समझिए, कोई इश्यू नहीं है। हाँ हाँ, आप ही को बोल रहा हूं। क्यों भाई, गुस्सा हो गया? अच्छा चलिए इधर देखिए, पोस्टिंग क्लासीफाइंग लेजर में ऐसा क्या है? चलिए ये बुक्स रखी है ना, इतनी मोटी बुक्स। क्यों? मैंने आज रिकॉर्ड कर ली, मैंने यहाँ 50 लोगों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैंने रिकॉर्ड करके भर दिया बुक्स को। और ये आते हैं ना, ये आनंद जी, हाँ जोशी जी, ये आते हैं और बोलते हैं सर मेरा रिकॉर्ड बता दीजिए, मैंने खूब सामान बेची है और इनकी रिकॉर्ड बताते चले। ये फटफटिया लेकर अपनी खड़ी है, हम सुबह से शाम तक पलटिन देखते रिकॉर्ड नहीं बता पाएंगे। तो हम इजिली वे में एक दूसरे का रिकॉर्ड बता सके, सबका बैलेंस बता सके, इसीलिए हमने रिकॉर्डिंग से कहां पहुंच गए हम? पोस्टिंग में। सबका अकाउंट सेपरेटली अलग हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग कहां होती है भाई? पोस्टिंग या क्लासीफाइंग वर्ड यूज किया, कहां होती है? लेजर में। ठीक है, तो सबकी बैलेंस हम इजी वे में जान सके, इसलिए बैलेंस निकाल सके, इसलिए हम जो बात करते हैं ये यूज कर रहे हैं, वो लेजर बोलते हैं। जरा लेजर की बात करें, लेजर कौन सी बुक्स है? लीजिए, लेजर जो बुक्स है उसको हम बोलते हैं, पहला प्रिंसिपल बुक, अच्छा, दूसरा सेकेंडरी बुक्स, है ना। तो प्रिंसिपल बुक्स वर्ड यूज कर सकते या सेकेंडरी वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो लेजर जो बुक्स है वो प्रिंसिपल बुक और सेकेंडरी बुक्स। इसको सर रिकॉर्ड की बात जरा बता दीजिए। ये तो बोल दिया था आपने डेट वाइज होता है, ये कैसा होता है? ये एनालिटिकल ऑर्डर होता है, एनालिटिकल
ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, तो ये एनालिटिकल ऑर्डर क्यों है? ये एनालिटिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? मशीन से चाहे 1 तारीख का है या 15 तारीख का या 25 तारीख का, जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन है उसकी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 से ही करें। जहां भी उसकी ट्रांजैक्शन है, चाहे जैन में, चाहे फेब में, चाहे मार्च में, अगर ईयर के एंड में बात करें तो जैन फेब मार्च जब भी है, जहां भी है उसको उठा के हम वहां लिख देंगे। तो ये इसको हिंदी में जो करते हैं विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल, जो जहां है वहीं भेजो। ये आपको इश्यू नहीं है, ये ध्यान में नहीं रखना है कि ये डेट वाइज होगा। ये डेट वाइज होता है बट ये डेट वाइज नहीं होता, ये एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। क्लियर है? तो अभी हमने रिकॉर्डिंग की, पोस्टिंग कर लिया, क्लासिफाइंग कर ली। अभी मैं बात करूं जर्नल की, जर्नल के बाद फिर लेजर। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, पहले मैं उसे क्लियर करूं फिर आगे बढ़ूं। क्वेश्चन क्या बनता? ये रिकॉर्डिंग एंट्री, ये जो क्वेश्चन बनता है, रिकॉर्डिंग आफ्टर नेक्स्ट प्रोसेस इज, रिकॉर्डिंग आफ्टर नेक्स्ट स्टेप इज। भाई रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप क्या होगा? तो रिकॉर्डिंग के बाद जो अगला स्टेप होगा, कभी कभी बच्चा लेजर वर्ड यूज कर देता है ना। ऊपर वाले का कंपेयर आप ऊपर वाले से करोगे और ये नीचे वाले का कंपेयर आप नीचे वाले से करोगे। तो रिकॉर्डिंग के बाद जो होता है वो पोस्टिंग होता है। यस, रिकॉर्डिंग के बाद जो होता है वो पोस्टिंग होता है। रिकॉर्डिंग के बाद आप क्लासिफाइंग वर्ड यूज करोगे, आंसर गलत नहीं मानी जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग के बाद जर्नल, लेजर, गलत आंसर होगा आपका। अगर हम पूछ ले जर्नल आफ्टर नेक्स्ट स्टेप इज, जर्नल आफ्टर नेक्स्ट स्टेप इज, जर्नल के बाद अगला स्टेप क्या होगा? तो जर्नल के बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा लेजर। यस ना जी, जर्नल के बाद जो अगला स्टेप होगा वो लेजर। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जर्नल ऊपर वाले से कंपेयर ऊपर वाले का करेंगे और नीचे वाले से कंपेयर भी करेंगे, नीचे वाले का करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा तो प्लीज मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूं। क्यों है ना? उस पे है कोई प्रॉब्लम? नहीं बतानी? ठीक है बेटा, ना बताओ। चले मैं बात करूं कि अभी हम लोगों ने इसे इरेज करता हूं। अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? चलिए, अभी हम लोगों ने यहां लेजर तक देख लिया था। लेजर, लेजर। अब लेजर के आगे मैं बढ़ूं। लेजर, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो समराइजिंग होता है। समराइजिंग, ये समराइजिंग क्या है? ये जो समराइजिंग की बात करें हम, तो समराइजिंग को वर्ड यूज कर सकते हैं कि जैसे लेजर, राम का अलग अकाउंट बना, श्याम का अलग बना, मशीन का अलग बना, फर्नीचर का अलग बना, प्लांट का अलग बना, सबका अलग अलग बना है। अगर उसको बैलेंस पता करना हो तो सबकी पेज अलग अलग पलट के देखेंगे। एक काम करिए और इजी बना लीजिए, सबके बैलेंस को एक ही जगह ले आके लिख दीजिए कि इनका बैलेंस डेबिट, इनका बैलेंस क्रेडिट, इनका बैलेंस से पाना है या इनसे देना है। एक जगह समरी वे में देखें ताकि जैसे आप उसको देखेंगे इजी वे में आपको पता चल जाएगा ये है क्या। क्लियर है ना? जरा ध्यान दीजिए। तो समराइजिंग करते वेयर, कहां करते? ट्रायल बैलेंस में। सर मुझे टेंशन आ गई, अभी जो ट्रायल बैलेंस जर्नल के लिए बुक्स बताई, लेजर्स के लिए बुक्स बताई, ये बताइए कौन सी बुक है? तो मैं लिख दूं नो एनी बुक्स, ये कोई भी बुक्स नहीं है। दूसरा नो एनी अकाउंट्स, ये कोई भी अकाउंट्स नहीं है। क्या है ये? ओनली समरी ऑफ लेजर। अगर एग्जाम में आता है कि ट्रायल बैलेंस समरी है तो बेटा गलत है, वो केवल समरी नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? समरी ऑफ लेजर। क्या लिख सकते हैं? समरी ऑफ लेजर। तो ये समरी ऑफ लेजर है।
लेकिन इसकी सही लाइन यूज करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि ये तो स्टेटमेंट है। अच्छा सर ये स्टेटमेंट है, हाँ स्टेटमेंट है, लेकिन इसके लिए मैं एक नोट लिखूंगा। कौन सा नोट, 50 या 100? ना 100 ना 50। ये नोट कौन सी होगी? स्टेटमेंट, बट नॉट पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो है लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये जो ट्रायल बैलेंस है वो स्टेटमेंट तो है लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट की पार्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट है बट फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। जरा हम आगे बात करें, ये स्टेटमेंट है बट फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस तो बना लिया सर, समरी हो गई, एक सारे बैलेंसेस को एक जगह देख लिया। इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद मैं बताता हूं, ये इरेज कर देते है ना। अब हम क्या करते हैं, समरी हो गई, इसके बाद आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये लीजिए आप बना लेते हैं फाइनल अकाउंट। यस, ये जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं कितने पार्ट होते हैं? तो मैं ये लिखता हूं। सबसे पहले दो की डिफिनेशन देते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है और फिर आपका पीएल अकाउंट बनता है। यस, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना, फिर जो बना वो क्या बन गया? पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करिए और पीएल अकाउंट की बात करिए। ट्रेडिंग अकाउंट से जो फर्क पता चलता है जीपी की या जीएल की, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जब ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, मैं यहाँ थोड़ा सा समरी में लिख दूं, ट्रेडिंग का, ये ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता है किससे? डेबिट साइड से, तो हो जाता है जीपी। जीपी को अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? और ये ग्रॉस लॉस क्या है? अगर ट्रेडिंग का, लिख लेना, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर लोअर हो जाता है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कम हो जाता है डेबिट साइड से, तो ये हो जाता है जीएल, और जीएल को जो लिखते हैं वो ग्रॉस लॉस। क्लियर है? बट ये जो जीपी या जीएल हो गया। अच्छा, पीएल की बात करिए तो पीएल को हम क्या बोलते हैं भाई? पहले पीएल की बात करें तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये यहां अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट ये हो गया नेट प्रॉफिट, इसको कैसे इंडिकेट किया हमने? एनपी से। ये हो गया नेट लॉस, इसको कैसे इंडिकेट किया? एनएल से। कब नेट प्रॉफिट होगा? तो नेट प्रॉफिट तब होगा जब पीएल का कौन सा साइड? क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड से, तब ये आपका नेट प्रॉफिट होगा। और नेट लॉस कब होगा? जब पीएल अकाउंट का यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट साइड कम हो जाएगा डेबिट साइड से, तब ये आपका, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, तो क्रेडिट बड़ा हो जाए डेबिट से, कंप्लीट आंसर नहीं है। ट्रेडिंग का क्रेडिट बड़ा हो जाता है ट्रेडिंग के डेबिट से, तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट है। और पीएल का क्रेडिट अगर बड़ा हो जाता है पीएल के डेबिट से, तब ये नेट प्रॉफिट है। क्लियर है? अब हम बात करें अल्टीमेटली ये क्या बताता है? ये क्या ये इसको हम केवल यही शो करने के लिए बनाते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? ना, केवल यही बताने के लिए नहीं। ये जो सोर्स करता है वो बताता है, मैं सही से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिनेंशियल रिजल्ट। यस, ये फिनेंशियल रिजल्ट को बताता है। क्या बताता है? फिनेंशियल रिजल्ट। हाँ, ये फिनेंशियल रिजल्ट को बताता है। तो ट्रेडिंग और पीएल क्या सोर्स करता है? एग्जाम में आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है,
तो ये आपको बताना है कि ट्रेडिंग और पीएल जो है ये दोनों जीपी और जीएल नहीं बोला जाता, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं, ये तो उनका इफेक्ट है, बट ये जो शो करते हैं वो फिनेंशियल रिजल्ट। और इस फिनेंशियल रिजल्ट को किसी और नाम से जान सकते हैं क्या? यस, और इसको नाम से जानते हैं फिनेंशियल परफॉर्मेंस। यस, तो इसको आप फिनेंशियल रिजल्ट वर्ड यूज कर सकते हैं और फिनेंशियल परफॉर्मेंस वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं जरा आगे बढ़ूं तो ट्रेडिंग हो गया, नेक्स्ट पीएल हो गया। अब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। ये रहा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मैं बता दूं अभी ये साइड जो हो गया वो कौन सा साइड हो गया? लायबिलिटी साइड। और ये साइड कौन सा साइड? एसेट साइड। तो ये लायबिलिटीज और एसेट जो भी है, लायबिलिटीज और एसेट, इस साइड लायबिलिटी और इधर क्या? एसेट। तो ये जो शो करता है ना, ये जो बताता है, देखिए जो नॉमिनल अकाउंट है वो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है, और बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो हमारे इफेक्ट मतलब फिनेंशियल रिजल्ट या फिनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम उसमें आया नहीं है। तो बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। बैलेंस शीट में केवल दो चीजें रिकॉर्ड होती, एक पर्सनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट, दो बातें, और दूसरा अगला एक लायबिलिटीज और एक एसेट। नॉमिनल अकाउंट तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो बात करें ये क्या शो करता? ये जो शो करता है वो फिनेंशियल पोजीशन शो करता है। यस, हम उस पॉइंट तक हम आ गए हैं जब हमें इस प्रोसेस का अंजाम देना है, लास्ट तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले मैंने जर्नल बनाई, जर्नल की सारी बात बताई, फिर लेजर बताया, लेजर बनाया, लेजर की सारी बात बताई, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस की सारी बात बताए। अब हम फाइनल अकाउंट पर हैं, और फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस शीट है वो क्या शो करता है भाई? फिनेंशियल पोजीशन। यस, बैलेंस शीट में ये जो शो करता है वो फिनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट में क्या नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है क्या? ना, वो तो आता ही नहीं है। क्या आता है? एक पर्सनल अकाउंट आता है और एक रियल अकाउंट आता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी जो भी होती है वो पर्सनल अकाउंट होती है, एसेट होता है तो रियल पर्सनल दोनों अकाउंट उसमें होते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट तो आता ही नहीं है, और नॉमिनल अकाउंट आता ही नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस को बताता नहीं है। क्लियर है? तो ये जो सोर्स होता है वो फिनेंशियल पोजीशन बताता है। अब हम जरा इसको लेके आउटपुट हो जाते हैं। प्लीज मेरी बातों को थोड़ी देर और सुनिए। इस टॉपिक के बाद आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ओरिजिनल बुक क्या है, ये प्राइमरी बुक क्या है, ये सब्सिडरी बुक्स क्या है, किसको किसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है या नहीं, ये सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ढेर सारे क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ इस अकाउंटिंग प्रोसेस में। क्लियर? तो अकाउंटिंग प्रोसेस को आप ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मैंने बात की फाइनेंशियल पोजीशन की, अब ये फाइनेंशियल पोजीशन लेके हम आउटपुट हो जाते हैं। क्लियर? और आउटपुट होने के बाद कैसे हम पब्लिक को कम्युनिकेट करते हैं या यूजर को कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स कैसे हैं मैं बता रहा हूँ। प्लीज ध्यान दीजिए इधर।